आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। पूर्व में जो प्रश्न पत्रों का प्रारूप था उसमें अब बोर्ड के द्वारा कई बदलाव हो चुके हैं और अब पूरी तरह से नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर हम आपको अपठित गद्यांश के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले अपठित गद्यांश कितने अंकों का रहेगा। ये अब अपठित गद्यांश पहले भी 9 मार्क्स का होता था, यानी 9 अंकों का होता था, लेकिन अब ये 10 अंकों का होगा। पहले आपके पास एक अपठित गद्यांश हुआ करता था, अब आपके पास 4 अपठित गद्यांश रहेंगे, जिसमें से दो आपके लिए अनिवार्य हैं, 2 आपको करने हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नवीनतम पाठ्यक्रम है सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया गया है, इसकी जो भी प्रारूप है, इससे संबंधित गाइडलाइन आप सीबीएसई की साइट पर जाकर देख सकते हैं एकेडमिक में कि किस प्रकार का प्रारूप अब है। इससे संबंधित जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। तो यहाँ पर 4 में से 2 आपको करने हैं और 2 जो अपठित गद्यांश होंगे उसमें से प्रत्येक जो गद्यांश होगा उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे और 4 विकल्प में से आपको एक सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। तो यहाँ पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उससे संबंधित कुछ बिंदु हमने यहाँ पर दिए हैं, जिनका अध्ययन करके हम इन्हें और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। अपठित गद्यांश का अध्ययन आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जो प्रश्न पत्र के प्रारूप में परिवर्तन हुआ है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है उसके अनुरूप आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्या अंक रहेंगे मैंने आपको बता दिया, 10 अंकों का होगा। 4 आपके अपठित गद्यांश आएंगे जिसमें से 2 आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक विकल्प आपको सही चुनकर रखना है। ये नवीनतम सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया है, जिसमें आपको पता है कि कुछ कटौती की गई है और कुछ प्रश्नों का प्रारूप बदल गया है। अभी हम अपठित के बारे में आपको बता रहे हैं, आगे चलकर इसके जितने भी 4 खंड हैं उनमें आपको विशेष रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे अगर कोई और भी टॉपिक आपका रहे। बस आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम देखते हैं अपठित गद्यांश क्या है। तो सबसे पहले हम अपठित गद्यांश यानी अपठित शब्द को हम लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है ये निषेधवाचक होता है। पठित मतलब पढ़ा हुआ, यानी जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। अपठित मतलब जो आपने पहले पढ़ा नहीं है या जिसका अध्ययन आपने नहीं किया। गद्यांश गद्य का ऐसा अंश या भाग जिसका पहले कभी अध्ययन नहीं किया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। समझ में आ गया आपको पहली बात। दूसरा, अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी विषय को समझना, भाषा शैली के बीच के संबंधों को खोजना तथा छात्रों की अबोध क्षमता को परखना होता है। यानी जो आपने पहले से आपने नहीं समझा उसके बारे में, यानी आपके सामने कोई घटना है या कोई भी आपके पास एक वर्णन है, एक गद्यांश से एक भाग है आपके पास, उसका अध्ययन करें आप और उससे संबंधित प्रश्नों को कैसे आप उसके उत्तर देते हैं, वो जो क्षमता आपकी है उस कौशल को समझना होता है। तीसरा, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों द्वारा अपठित गद्यांश के भावार्थ यानी मूल भाव व केंद्रीय भाव को समझना तथा उसका ध्यानपूर्वक, गंभीरता से व गहनता से अध्ययन करना आवश्यक है। यदि हम उसे पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं तो हमें क्या हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो मूल भाव है वो हमें समझना होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस पैराग्राफ के अनुसार ही हमें उत्तर देने हैं, यानी उस गद्यांश के अनुरूप हमें अपने उत्तर देने हैं। तो ये 3 बिंदु हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अपठित गद्यांश जो हम देखते हैं ये 10th, 11th, 12th, उसके बाद आगे और उसके बाद जब हम कंपटीशन में जाते हैं वहां भी इसी तरीके से आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाता है और जिसके आधार पर आपको एक प्रश्न पूछा जाता है और उसका विकल्पों के आधार पर या फिर
लिखित रूप से आपको उत्तर देना होता है। आज तक हम लिखित रूप में उत्तर देते थे, 2 नंबर का एक प्रश्न होता था, लेकिन अब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 5 प्रश्न होंगे और उसके अनुरूप हम देखते हैं। अब इस अपठित को और बेहतर समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, ताकि हम स्पष्ट रूप से इसे समझ सकें कि कैसे हम इसे हल करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला बिंदु आप यहां पर देखिए, पहला बिंदु हमने यहां पर लिखा, दिए गए गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को समझना। पहले हमें देखना होगा कि जो अपठित गद्यांश आपको दिया है, जो किसी गद्य का एक अंश है, वो किस पर आधारित है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण रचनाओं, सूचनाओं और कठिन शब्दों, मुहावरों को रेखांकित करना चाहिए। हो सकता है कि मुहावरा से संबंधित आपको पूछा जा सकता है, हो सकता है किसी सूचना जो उसमें दी गई है उससे संबंधित प्रश्न हो, वाक्य के अर्थ से संबंधित प्रश्न वहां पर पूछा जाए। तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि क्या है। भाई हो सकता है पर्यायवाची पूछ ले, विलोम शब्द पूछ ले, तो जो शब्द आपको नहीं समझ में आता है उसे आप क्या करें, अंदर रेखांकित कर लें, ताकि वो आपको दूर से दिखे और आप, ताकि हम देखते हैं कि जब हम किसी कठिन शब्द को रेखांकित करते हैं और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो एकदम से हमें वो दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें। ठीक, जो भी कठिन शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, उन्हें क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें। इसके बाद हम अगला पॉइंट, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के पश्चात ही विकल्प का चुनाव करना चाहिए। पहले प्रश्न को आराम से पढ़ें, पहले पूरा पैराग्राफ आप एक साथ पढ़ें जो सही तरीका है, उसके बाद आप प्रश्न को पढ़ें और फिर आप आसानी से उसके उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि 4 विकल्प आपके पास होते हैं, इसलिए आप अंडरलाइन लिखकर चलें। इसके बाद अगला हम पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुरूप ही होना चाहिए। गद्यांश के बाहर के मिलते जुलते भावों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान रखना है, कभी भी जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस बात का ध्यान रखना है कि उत्तर हम उसी के प्रपेक्ष में दें, यानी ना तो भूत में हो ना भविष्य में हो, वर्तमान में जितना आपको पूछा गया, जितनी सूचनाएं आपके पास एकत्रित हैं उसके आधार पर ही आप उत्तर दें। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के बाद ही उसका शीर्षक लिखना चाहिए। अगर शीर्षक से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, किस बारे में बात की जा रही है। हम क्या करते हैं कभी कभी कि किस पर बात की गई है, हमें किस पर बात की गई वाला प्रश्न नहीं देखना है, किसके बारे में बात की जा रही है। भाई सपोजिट व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है और फिर हम चले गए बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें मनुष्य की बीमारी नहीं, मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, वो मनुष्य की बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि बीमारी के बारे में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्या शीर्षक आपको देना है। अगर मनुष्य की बीमारियों के बारे में बात हो रही है तो आप बीमारी उसका कोई भी एक बीमारी उसका क्या नहीं हो सकता, शीर्षक नहीं हो सकता, बल्कि मनुष्य की बीमारी कितनी है वो उसका शीर्षक रहेगा। तो ऐसे हम और एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के थ्रू हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। हम एक विकल्प यहाँ पर एक गद्यांश हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर हम समझ लेंगे कि हमें कैसे यहाँ पर समझना। अब देखो, बाल मजदूरी हमारे देश के लिए अच्छे अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसा अपराध जिसे क्षमा ना किया जाए, ऐसे अपराध के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो अक्षम्य यानी जिसे क्षमा ना किया जाए, ऐसे अपराध के बाल श्रम जो है, बाल मजदूरी बच्चों से, किसे कहेंगे बाल मजदूरी, आप सभी जानते हैं, 14 वर्ष से नीचे के बच्चों से जो काम कराते हैं उसको बाल मजदूरी कहा जाता है और हमारे संविधान में इसे क्या माना गया है, अपराध माना गया, ऐसा अपराध जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। देश में आज ना जाने कितने बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, क्या उन्हें हमारी तरह जीने का अधिकार नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। यहां पर ध्यान दीजिए,
यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप अंडरलाइन करें कि क्या हम उनकी बारे में बात कर रहे हैं, समाज की उस दशा के बारे में कर रहे हैं, उस व्यवहार के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो देख नहीं रहा कि क्या उन्हें हमारी तरह जीने का अधिकार नहीं है, क्यों उन बच्चों से हम काम करा रहे हैं अपने पास। ठीक है, राजेश जोशी ने बड़े ही मामरिक तरीके से, यानी उस दुख को समझते हुए, उस वेदना को, उस पीड़ा को समझते हुए बाल श्रमिक के ऊपर करुण रस की कविता लिखी है। ठीक है, कैसी कविता लिखी? उनकी करुण, उनके दुख की व्यथा को समझते हुए कविता लिखी। उनका कहना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अर्थात पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चे मजदूरी करने काम पर जा रहे हैं। यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी त्रासदी है, यानी सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आपदा है। ठीक है, कि जो वर्तमान समय, इस समय में हमारे जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो मजदूरी पर जा रही है, ना वो पढ़ाई नहीं कर रही है, उस जो हमारा कल का भविष्य है उससे ज्ञान से वंचित रखकर वो काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और वो इस कारण को जानना चाहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। क्या उनके जीवन में खेल का मैदान नहीं है? क्या उनके जीवन में खेल का मैदान नहीं है? वो बच्चों की तरह खेल नहीं सकते? इस भावना को समझिए, इस दर्द को आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमारी नैतिकता क्या बनती है समाज के प्रति। क्या उनके लिए पुस्तकालय और पाठशाला नहीं है? अगर इतने ही बदनसीब हैं वो बच्चे, तो फिर हमें अपनी हिंद के ऊपर नाज नहीं, शर्मिंदगी का बोध होना चाहिए। फिर हमें हिंदुस्तानी होने का और इस भारत में रहने का, हमें समझदार होने का या हम शिक्षित होने का कोई हमें उस पर फक्र नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए। इस तरह के भाव बोध और पीड़ा बोध से रचित राजेश जोशी की कविता आधुनिक सभ्य समाज, जो अपने आप को सभ्य मानता है, शिक्षित मानता है, जागरूक मानता है, उसके ऊपर एक व्यंग है, एक कटाक्ष है कि कैसी पढ़ाई, क्या पढ़ा आपने, क्या लिखा आपने, क्या सभ्य समाज हो आप, ये सब कुछ बेकार है यदि आपके अंदर एक मानवता, एक इंसान और व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं है। आप दूसरे की पीड़ा और संवेदना को नहीं समझ सकते, वेदना को नहीं समझ सकते, तो फिर आप इंसान हो ही नहीं सकते। ऐसा उन्होंने कटाक्ष किया है आज की सभ्य समाज पर। इससे हमें आधुनिक समाज के अंदर व्याप्त असमानता और अराजकता का बोध भी होता है, और हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि इस सभ्य समाज के अंदर कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी डिफरेंस है, कितनी बड़ी अराजकता है, अनैतिकता है का बोध होता है कि एक बच्चा हम बड़े स्कूल में भेज रहे हैं, पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, और दूसरे के बच्चे को हम काम करा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी असभ्यता है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर शांति के लिए वर्ष 2014 के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता श्री कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी आप सभी लोग जानते हैं, और उनका जो आंदोलन था बचपन बचाओ, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार, उनके साथ पाकिस्तान की यूसुफ मलाला, जिनको दोनों को संयुक्त रूप से शांति के लिए पुरस्कार दिया गया, के सृजनकर्ता माने जाते हैं। उनका कहना है कि बाल श्रमिकों की पहचान के संबंध में सबसे बड़ी समस्या उम्र का निर्धारण करना है। आप कैसे इस बात का निर्णय लेंगे कि कौन बाल श्रमिक है? तो सबसे पहले ये जो उम्र का निर्धारण है ये होना चाहिए। उनके जागरूकता अभियान के कारण अब काफी हद तक लोग जानने लगे हैं कि 14 साल के बच्चे से कम काम कराना एक दंडनीय अपराध है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समझना होगा, समझाना होगा कि 14 वर्ष से नीचे आप काम नहीं करवा सकते। और उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन से ये काफी हद तक अब लोग जान चुके हैं। इसमें उम्र का निर्धारण कर पाना बेहद कठिन काम है। इसमें बच्चों का शोषण करने वाले लोग उनकी उम्र सीमा 14 से ऊपर दिखाकर कानूनी प्रक्रिया से बंधन मुक्त हो जाया करते हैं। तो इसलिए ये जो आधार कार्ड अब है, तो सभी लोग अपना आधार कार्ड बनाएं ताकि इस उम्र का हम सही से क्या कर सकें, अनुमान लगा सकें। लेकिन मैं तो मानता हूं कि इन सब में भी क्या हो सकता है, बदलाव कर सकता है, जिसे मतलब जिसको बेवकूफ बनाना है वो बना सकता है। तो इसलिए हमें अंदर से अपने अंदर के इंसान को जगाना है
कि भाई 14 वर्ष से कम के लोगों को काम पर नहीं रखना, ठीक है, उनके साथ हेल्प करनी है और सरकार को भी इस ओर काम करना चाहिए और बाकी उनके माता पिता को भी इसकी ओर काम करना चाहिए। यदि सख्त नियम बनाकर उचित कार्रवाई की जाए तो बाल मजदूरी के ऊपर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। समाज को जागरूक होना पड़ेगा और एक बच्चा अपना दूसरे बच्चे को भी वो पढ़ाने के लिए, अगर उनके पास वो काम के लिए आता है तो उसे जरूर आप शिक्षित करें और उसके लिए अगर आप सक्षम हैं तो प्रयास करें कि वो शिक्षा ग्रहण करे, उसके लिए आप काम करें। तो इस पर हम देखते हैं पहला प्रश्न, बाल मजदूरी का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो बड़ी समस्या है इसमें। तो अब ऑप्शन आपके सामने, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, हम तो देखते ही आप बता सकते हैं कि बाल श्रम 14 वर्ष से नीचे जो होगा उसको क्या करेंगे, बाल श्रम का निर्धारण कैसे संभव है, कैसे हम इसे संभव कर सकते हैं, इस मजदूरी का कैसे हम संभव कर सकते हैं। तो इसका क्या कर सकते हैं हम, निश्चित उम्र 14 वर्ष का निर्धारण करके उचित पहचान के चिन्ह निर्मित करके और उसकी पहचान के जो चिन्ह हैं उनको भी हम क्या कर दें, निश्चित कर दें, ताकि तुरंत से हम क्या कर सकते हैं, बाल मजदूरी को रोक सकते हैं। तो इसका सही उपयुक्त दोनों इसके आंसर हैं, क्योंकि एक विशिष्ट पहचान बनाई जाए कि हाँ बच्चों के लिए तो वो आधार कार्ड हमारे पास है, तो उसके आधार पर हम इसे कम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाल श्रम को अपराध की श्रेणी में क्यों रखा गया, क्यों उसे, अब समस्या ये है कि क्यों रखा गया, क्या कारण है कि 14 वर्ष से नीचे अगर आप काम कराते हैं तो उसे क्या मानेंगे आप, अपराध मानेंगे, क्यों रखा गया। तो इसका स्पष्टीकरण हमने देखा ऊपर, जो क्वेश्चन हमसे लेखक ने पूछे उनके आधार पर हम कह सकते हैं। तो यहां देखिए क्या है, पहला, ताकि बच्चे अपना बचपन को ना खो दें, उनका बचपन उनके पास रहे। बचपन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इस पूरे पड़ाव में, इस पूरे सफर में सबसे अमूल्य और महत्वपूर्ण भाग है। समाज में व्याप्त असमानता और अराजकता का बोध होता है। अगर इन चीजों को हम देखें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका निस्तारण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हम क्या देंगे यहां पर, ताकि बच्चे अपना बचपन को ना खो दें, ठीक है। तो इसलिए उसे क्या रखा गया, एक बाल श्रेणी में रखा गया, ठीक है। यहां पर अगर देखें तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है, परंतु क्यों रखा गया, तो मेन ये सब इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए ताकि बच्चे अपना बचपन ना खोएं। तो यही इसका महत्वपूर्ण भाग रहेगा और ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, बच्चे, तीसरा क्वेश्चन है, राजेश जोशी की कविता का मूल आशय क्या है। यहां पर गया नहीं होगा, मूल आशय क्या है, तो ये हम काट देते हैं। क्या रहेगा मूल आशय, तो ऑप्शन आप देखिए, बच्चों के प्रति समाज की संवेदनहीनता, बच्चों के प्रति समाज की करुणा, बच्चों के प्रति समाज की दया, बच्चों के प्रति समाज की नैतिकता। तो हम इस पैराग्राफ में ना ही तो हमें नैतिकता दिखी कहीं भी, ना ही हम बच्चों के प्रति दया और ना ही करुणा। तो यहां पर सही जो लेखक जो बात कर रहा है, मूल आशय कि कितने निर्दय हम बच्चों के प्रति हमारे पास दया, तो संवेदनहीनता, उनके बचपन को बचाने के लिए हमारे पास क्यों करुणा नहीं, जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं ऐसे हमें दूसरे के बच्चे के लिए भी करना चाहिए, ऐसी समाज की दया नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चों के प्रति समाज की संवेदनहीनता, ठीक है, संवेदनशीलता नहीं है उनके प्रति, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा। बाल मजदूरी पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, तो कैसे लगाई जा सकती है, हम क्या करें, एक सख्त नियम बनाएं, उचित कार्रवाई करके, उपयुक्त दोनों या केवल का। तो केवल क्या होगा, सख्त नियम जरूरी है, नियम बनेगा तभी जाके हो सकता है, परंतु उस नियम पर अमल भी किया जाए, तो इसलिए दोनों इसके सही आंसर होंगे। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताइए, क्या है शीर्षक, किसके बारे में बात की जा रही है, क्या समझाना चाहता है वो हमें, ठीक है। तो बाल रोग, बाल प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं, बाल श्रम, तो क्या होगी,
बाल श्रम। यहाँ पर बाल समस्या समाधान भी हो सकता था, तो वो भी आपका सही आंसर होगा। जिसके बारे में वो बात करें, बाल श्रम के बारे में बात की जा रही है, तो ये इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरी है आप हमें कमेंट में लिखिए, ताकि हम आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।